चलते हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के डिप्टी सीईओ शैलेश भान के साथ अजय खास बातचीत कर रहे हैं। आइए वहीं कॉन्वर्सेशन सुनाते हैं आपको। मार्केट जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, उसके अलावा और एक चीज है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, सो पीपल हैव ऑल्टरनेटिव्स, राइट। तो पहले हर रुपया जो बाजार में आता था, लॉट ऑफ इट वाज कमिंग बिकॉज कहीं जाने की जगह नहीं थी, देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव जैसा बोलते थे। अभी आपके पास थोड़े ऑल्टरनेटिव्स है जहाँ पे थोड़ा पैसा डेट में जा सकता है, पीपल रीएलोकेट कर सकते हैं बिकॉज वहां पे भी इंटरेस्ट रेट्स डिपॉजिट्स में 7 to 8% लोगों को मिलते हैं। सो इसके कारण भी नियर टर्म में आपको, अनलेस अर्निंग्स रिकवरी बहुत स्ट्रांग है, जो हमें लगता है 1-2 क्वार्टर लगेंगे उनके लिए, 2-3 क्वार्टर लग सकते हैं फॉर स्ट्रांग रिकवरी इन अर्निंग, जैसा ग्लोबल मार्केट इंप्रूव होंगे, ग्लोबल डिमांड इंप्रूव होगा, तो वो टाइम तक नियर टर्म परफॉर्मेंस वीक रह सकता है। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड ये टाइम को पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए यूज करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं ग्लोबल मार्केट में एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आईएमएफ ने बोला कि यूरोप जो है ना वो रिसेशन को शायद एस्केप कर जाएगा। इंडिया को की ग्रोथ उन्होंने अनचेंज रखी, चाइना की बढ़ा दी। अगर ग्लोबल मार्केट में उतनी स्लो डाउन नहीं आएगी जितनी हमें उम्मीद है, जो बाजार समझ के बैठा था, उसका इम्प्लीकेशन सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़ पे क्या होने वाला है आपके हिसाब से? क्योंकि सेंट्रल बैंक पॉलिसीज लूसन रही हैं, एसेट क्लासेस रैली किए, पिछले 1.5 साल से टाइटन हुई, एसेट क्लासेस में प्रेशर आया। अब जब ग्रोथ थोड़ा रिबाउंड कर रही है, उतना खराब नहीं है जितना सोचा था, तो उनके स्टांस में कैसे बदलाव आ सकते हैं? सी जनरली अगर आप ग्रोथ कंट्रोल नहीं हुई और उसके कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ, वो वरी है। अगर ग्रोथ बिना बड़े इन्फ्लेशन के साथ आती है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो फेडरल बैंक्स सब टाइटन करना विल कंटिन्यू टू कीप इंटरेस्ट रेट्स थोड़े हायर रखेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए, वो कंडीशन हो सकता है। इसमें इन्फ्लेशन सब में बड़ा एस्पेक्ट बन के आता है, जो पॉसिबली अभी इकोनॉमिस्ट और सब लोग को लगता है कि नियर टर्म के लिए पीक हो चुका है। अगर वो रिबाउंड नहीं हुए, अगर वो वहां पे कोई बड़ा चेंज नहीं आए और वो नॉर्मल से कंटिन्यू हुए, तो इंटरेस्ट रेट शायद अभी ऑलरेडी हाई लेवल पर रीच कर चुके हैं। खाली देखना है कि कितने 4 क्वार्टर 6 क्वार्टर कितना लंबा ये हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट ट्रेंड कर सकता है। नियर टर्म रेट कट का स्कोप नहीं है, इसलिए कि अभी तो जस्ट सेट हो रहे इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस लोगों के माइंड में, सो इसके इम्प्लीकेशंस 6, 8, 12 महीने में आते हैं। एंड धीरे धीरे अगर इंटरेस्ट रेट्स अगर स्टेबल भी हो गए तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। बट फेड एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज का रिएक्शन टू दिस ऐसा रहेगा कि बस वो सोचेंगे कि आपको स्टेबल करे एनवायरनमेंट, रादर देन कि एक साथ ग्रोथ रिबाउंड हो जाए जिससे वो इन्फ्लेशन भी वापस आ जाए सिस्टम में। सो आई थिंक मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव अप्रोच ही रहेगा, इवन इफ कंजर्वेटिव अप्रोच ही रहेगा, अनलेस इन्फ्लेशन टोटली कोलैप्स हो जाता है अगले 12 महीने में। इंडियन मार्केट जो सता रही है वो है एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है इंडियन कंग्लोमरेट्स में, उनके स्टॉक्स में दबाव आना। मैं उस ग्रुप के ऊपर या स्टॉक्स पे आपसे कोई जानकारी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक बात समझना चाहूँगा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम की इस समय हालत क्या है? बैलेंस शीट क्वालिटी, जैसे हम अंडरराइट करते हैं लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स स्पेशली, हमारे एनपीए का ट्रेंड, क्या आज भी हमारे बैंकिंग सिस्टम क्या रिस्क प्रोन है या उतने फ्रेजाइल नहीं है बैंकिंग सिस्टम किसी एक ग्रुप के प्रति जैसे कुछ सालों पहले था? आप इंडिपेंडेंटली बैंकिंग सिस्टम पे अगर की फ्रेजिलिटी पे अगर कुछ बता सके। जी, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम अभी इसके बेस्ट फेज में है, जिसमें बड़ा कोई क्रेडिट कॉस्ट नहीं है और काफी वेल कैपिटलाइज्ड है, प्रॉफिटेबल है, सिग्निफिकेंटली हायर प्रॉफिटेबिलिटी। इनफैक्ट आप प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखेंगे तो ये सबकी प्रॉफिटेबिलिटी नियरली ऑल टाइम हाई पे है। सो इनका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सो स्पेसिफिक टू द बैंकिंग स्पेस अगर आप देखेंगे तो इनका स्ट्रेंथ ऑफ बैंक, स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस शीट्स, स्पेशली वेरी वेरी लार्ज बैंक्स का बहुत अच्छा है। सो नॉर्मली कोई भी क्राइसिस अगर बड़ा आता है तो बैंकिंग सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। इंडिया का कंडीशन वैसा नहीं है, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम वेरी स्ट्रांग है एंड पिछले 5-10 साल के डिफिकल्ट पीरियड से उभर के आया है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्वालिटी एंड बैलेंस शीट टुडे। लगता है कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है किसी एक ग्रुप के एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि सारे एक्सपोजर जो हैं वो प्रूडेंट नॉर्म्स के तहत हैं, तो कभी ओवर एक्सपोजर का केस तो किसी बैंक में नहीं नजर आता। बैंकिंग सिस्टम बहुत प्रूडेंट है, इतने साल से जो डिफिकल्टी फेस कर चुका है उसके बाद देयर हैज बीन
नॉर्म्स में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी ही है। सो द बैंकिंग सिस्टम इज इन वेरी गुड शेप। इंडियन मिड कैप एंड स्मॉल कैप खास तौर पे प्रेशर में आ रहे हैं इसके चलते। आप मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू हंटिंग का समय आ गया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या अभी भी आपको कहीं पे साइंस ऑफ फ्रॉथ नजर आते हैं? बाजार में अगर आप देखेंगे सम पॉकेट्स में अभी भी फ्रॉथ है, अभी भी एक्सपेंसिवनेस है, एंड थोड़े पॉकेट्स में फर्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ और सेकंड राउंड ऑफ सेल ऑफ हो रहा है, जिससे वैल्यूएशंस थोड़े करेक्ट हो रहे हैं। इधर प्रॉब्लम अभी खाली वैल्यूएशंस का नहीं है, क्या ग्रोथ ये कंपनीज में वीक रह सकती है अगले 2-3-4 क्वार्टर, वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट थे, बहुत सारे कंपनीज को वन ऑफ प्रॉफिट्स थे उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इन द लास्ट 1 to 2 years, बिकॉज कहीं सप्लाई शॉर्टेज हो गया, कहीं कुछ सडनली डिमांड आ गया जिससे प्रॉफिटेबिलिटी जोर से बढ़ गई, प्राइसिंग में एडवांटेज मिल गया, या कोविड लेड रिबाउंड का बेनिफिट मिल गया। सो हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस नहीं बनाना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। हेंस हम केयरफुली इवैल्यूएट करेंगे बिजनेसेस को कि उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या है। तो हमें लगता है कि वी आर फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज हम पीक प्रॉफिटेबिलिटी में बैठे हैं, इसलिए केयरफुल स्टॉक सिलेक्शन इज पॉसिबली बहुत इंपॉर्टेंट है ये माहौल में। एंड इट्स नॉट के मिड कैप या स्मॉल कैप, इट इज अबाउट गुड कैप विद इन ऑल दीज कंपनीज विच आर वेल प्लेस्ड टू बेनिफिट फ्रॉम जहां से हम ठहरे हैं। तो पिछले साल के अर्निंग को बेस बना के अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ बहुत म्यूटेड रहेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए। शैलेश, आपने बड़ी शानदार बात बोली। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज साइकिल में, अर्निंग साइकिल में पीक प्रॉफिटेबिलिटी के हिस्से में आ चुके हैं आपके हिसाब से? अगर आप देखेंगे पीक प्रॉफिट साइकिल में कोविड से डिसरप्टेड जो सेक्टर्स थे जिनमें बहुत ज्यादा रिबाउंड हुआ है, वो सेक्टर्स में काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए प्रॉफिट्स। रिटेल सेक्टर में ओपनिंग अप के बाद बहुत सिग्निफिकेंट डिमांड आया, प्राइसिंग एबिलिटी आई, सो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी टेम्पररी के लिए ऑल टाइम हाई हो सकती है और पीक हो रही है। QSR के लिए पीक प्रॉफिटेबिलिटी हम देख चुके हैं और देख रहे हैं, बिकॉज एक साथ रिबाउंड आया है। ये सब में पूरा ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट प्ले आउट हो चुका है। मेटल्स में पीक प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी है। सो ये सब स्पेसेस में पीक प्रॉफिटेबिलिटी हम देख चुके हैं। जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी है और जहां पे हम नहीं देखे वो बहुत सारे जगह, जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स में है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट साइकिल अभी शायद स्टार्ट हुआ है। बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल लॉन्ग टर्म के लिए अभी और भी रह सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और तीसरा है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कंपनीज है, बिजनेसेस है, उनका प्रॉफिट साइकिल अगले 3-4 साल के लिए अच्छा रह सकता है। मैं इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस बजट में इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स स्पेस रिलेटेड बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए। रेलवे कैपेक्स बढ़ाया गया मैसिव तरीके से, ऑल टाइम हाई पे। ओवरऑल कैपेक्स टू GDP बढ़ाया गया, एग्री कैपेक्स भी। बट इस स्पेस में हमेशा वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना रहा। ये महंगे थे स्टॉक, गुड विजिबिलिटी, लेकिन महंगे थे। ये करेक्शन में आप इनकी तरफ और देखेंगे, या आप मिड कैप एंड ऑफ द कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग में भी जाएंगे? पिछले 10 साल के डिफिकल्ट पीरियड से ये सेक्टर गुजरा है, एंड वो पीरियड में बहुत सारे कंपनीज के बैलेंस शीट खराब हो चुके थे और वो ये ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। सो इसका जो सेक्टर का जो बेनिफिट है आफ्टर द रिबाउंड, ये फ्यू कंपनीज को आ रहा है। उसमें वैल्यूएशंस आप जैसा बता रहे हैं हैव मूव्ड अप। इनफैक्ट बहुत सारे कंपनीज इसमें 3-4-5 गुना भाव में हुए हैं पिछले 2-3 साल में। एक तो ये कंस्ट्रक्ट है। हमें क्या लगता है कि ये सेक्टर में लार्ज बेनिफिट स्टिल लार्जर कंपनीज को ही फ्लो करेगा, प्राइमरली बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कैपेबिलिटी है, और इंडिया का स्केल, सी एक प्रोजेक्ट 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ का हो रहा है। सो वो स्केल को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, वो लार्ज कैप स्पेस में ही है। जनरली लार्ज एंड से अपर मिड कैप स्पेस में ही है इन दिस सेक्टर। दूसरी चीज ये थी कि ये सेक्टर का शेयर इन ओवरऑल इंडेक्स में बहुत कम हो चुका था। 1.5 to 2% हो चुका था पिछले 10 साल से। पीक में ये 10-12% भी होता था, और अभी उसका शेयर 3 to 5% आ रहा है बहुत सारे इंडाइसेस में, एटलीस्ट लार्ज कैप इंडाइसेस में। तो हमें लगता है कि लार्जर कंपनीज को बेनिफिट ज्यादा होगा। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग इन इंडिया के इंडाइसेस में या लॉन्ग टर्म ग्रोथ में उनका प्रॉफिट शेयर और प्रॉफिट कैप्चर बढ़ेगा। एंड इसके कारण इन्वेस्टर्स को ये सेक्टर को 2-3 साल के लिए देखना पड़ेगा, बिकॉज ये स्टार्ट ऑफ द साइकिल है, ये एंड ऑफ द साइकिल नहीं है।
एंड स्टार्ट ऑफ द साइकिल में हमेशा ये बिजनेसेस थोड़े महंगे लगेंगे. इट इज ऑलवेज बेटर टू बाय इन करेक्शंस एंड बाय एट बेटर प्राइसेस. बट आई थिंक दिस सेक्टर की अर्निंग ट्रेजेक्टरी में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है. सो जैसा करेक्शन होगा वहां पे अपॉर्चुनिटी शायद क्रिएट होगी ये सेक्टर्स में टू हैव अ 3 ईयर काइंड ऑफ अ व्यू. जी, मैं सीमेंट स्टॉक्स और मटेरियल्स के बारे में बात करना चाहूँगा. इस बजट में भी पीएम आवास योजना में बढ़ावा किया गया और बहुत सारे ऐसे फोकस किया जहाँ एग्री में पैसा जाएगा. लोग ज़्यादातर घर बनाते हैं. टियर 2 टियर 3 में पैसा जाएगा. लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आया है टैक्स ब्रेक्स की वजह से. लोग होम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि होम इम्प्रूवमेंट के हिस्से में बड़ी स्लो डाउन दिख रही है. अगर कजारिया, बर्जर, एशियन पेंट के नंबर वॉल्यूम्स कोई इंडिकेशन हो. सीमेंट और होम इम्प्रूवमेंट स्पेस पे आपका क्या व्यू है? सीमेंट वॉल्यूम प्रेशर्स में आ रहे हैं, प्राइसिंग भी प्रेशर में आ रही है. सी इन होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी जैसा आप बात कर रहे हैं, ये सब स्पेस में रीजनेबल लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ आएगा. सर्टन सेक्टर्स, पेंट्स एंड ये सब कैटेगरी में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुके थे, तो ग्रोथ आने के कारण भी, आने के बावजूद भी इनमें काफी बड़ा अपसाइड नहीं आया इनके स्टॉक प्राइसेस में. बट वो वैल्यूएशन का प्रॉब्लम था. ब्रॉडली हमें लगता है कि अर्निंग इंप्रूवमेंट ये स्पेसेस में मीनिंगफुल रहेगा, स्पेशली जहां पे अर्निंग में इम्पैक्ट आया कॉस्ट पुश के कारण. जैसा इन सम बिजनेसेस गैस प्राइसेस बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गए. इन सम बिजनेसेस रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने के कारण मार्जिन में प्रेशर आ गया. आई थिंक वो स्लोली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ईज होने के कारण वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है. और हमें लगता है कि अगले 12 महीने में ये सब स्पेस में अर्निंग इंप्रूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट आ सकता है. एंड द थ्रस्ट ऑफ द बजट, द इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फोकस है, हाउसिंग का जो फोकस है, आई थिंक वो सब प्ले करता है इनटू दिस कैटेगरी ऑफ होम इंप्रूवमेंट काफी अच्छी तरह से. सो ये सब में हमें लगता है कि अर्निंग इंप्रूवमेंट अगले 12-18 महीने में वो स्टार्ट करेगा आपको सरप्राइज करने के लिए. एंड जब तक शायद ये वैल्यूएशन करेक्शन समटाइम्स आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दे देगा कि एट राइट प्राइस यू आर एबल टू बाई दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस. पुश किया गया है. और राइट, ठीक है, बिल्कुल. तो आप ये शैलेश भान को सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि उन्हें बजट में कहाँ, उन्हें अर्निंग से क्या एक्सपेक्टेशन है. उन्हें लगता है कि 3 मंथ्स और लगेगा जब आपको अर्निंग्स बेटर होती हुई दिखाई देंगी. कैपिटल गुड्स कंपनियों के नतीजे काफ़ी बेहतर रहेंगे. बैंक्स उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में दिखते हैं. और भी ये सारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज़रूर देखें. पूरी कॉन्वर्सेशन शैलेश भान के साथ.